के अंदर किसान अपना स्वयं का खाद बनाता था और गो आधारित थे, मतलब कोई भी खेती बिना गोपालन के, पशुपालन के संभव नहीं थी। तो जो भी वो उपयोग करता था या बनाता था, गाय रखता था, गाय बैल अपने खेती में काम करता था। और तो वो जो है अपने गोपालन करता था और गोपालन करके जो गोबर गोमूत्र वो अपने खेत में उपयोग करता था और उसको जो पैदा होता था उसमें से वो अपने परिवार में उपयोग करता था। जो भी अतिशेष होता था, अब इसमें भी क्या है कि जो कचरा वो कहना चाहिए कड़बी भूसा ये सब जो है अपना पशुधन उपयोग करते थे और गोबर गोमूत्र उसका जो है खेती में उपयोग होता था। जो उत्पादन होता था, यदि किसी के पास ज्यादा उत्पादन होता था तो बार्टर सिस्टम से आपस में बांट लेते थे। कंपोस्ट की खाद भी बनाई जाती थी जिसमें हम आजकल बोलते हैं कि वो गांव के बाहर घोड़े पे डाल देता था। तो इस विधि को अपने को सुधारना होगा। कीटनाशक भी अपने वो तैयार करता रहता था, जो भी वनस्पति होती थी उससे वो कीटनाशक का काम कर लेता था, परंतु क्योंकि वो पूरा गो आधारित खेती करता था इसके कारण कीट प्रकोप ज्यादा नहीं होता था। अब ये तो हमने जो 1960-65 दशक में जो हमारे यहाँ सूखा पड़ा और सूखे के फलस्वरूप हमारे को जो है बाहर से अनाज बुलाना पड़ा। अमेरिका से हमें PL40 में आयात करना पड़ा और वहां से वो लाल ज्वार लाल माइलो जो आया वो वहां के पशुधन के भी खाने लायक नहीं था, उस पर हमें निर्भर होना पड़ा। तो हमें सबसे पहले ये आवश्यक हुआ कि नहीं साहब, हमें तो अपने खाद्यान्न में स्वावलंबी होना पड़ेगा और उसके फलस्वरूप ये रासायनिक खेती हमारे यहाँ आई, रासायनों का उपयोग हुआ, प्रारंभ में हम स्वावलंबी बने और उससे फलस्वरूप हमने जो अपना भंडार भरे और निर्यात करने की स्थिति में भी आ गए। परंतु ये खेती हमने 1970 के आसपास शुरू की थी। आज आप देखिए 50 साल उसके अंदर उसके दुष्परिणाम सामने आने लग गए हैं। मिट्टी जो है खराब होने लग गई है, वातावरण खराब होने लग गया है, दुष्परिणाम होने लग गए और उसके कारण लगभग 20% जो जमीन है वो बंजर हो गई है। तो ये तो स्थिति बहुत है, क्योंकि मिट्टी तो बनाई नहीं जा सकती। आप ये समझ लीजिए कि 1 इंच मिट्टी बनाने में नेचर में हमें 500 से 1000 वर्ष का समय लगता है। तो अब यदि ये मिट्टी खराब हो रही है, मिट्टी बर्बाद हो रही है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए वापस हमें जो कहना चाहिए गो आधारित सेवित उसके ऊपर खेती पे आना ही होगा। हम स्वावलंबी हैं, हमारा पेट भरा हुआ है, निर्यात कर रहे हैं, तो अब हम जो है कहना चाहिए भंडार इतने भरे हुए हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। तो अब हमारे पास बहुत आयात है, अब हम क्वालिटी की बात कर सकते हैं। और मैं यहाँ यह भी कहूँगा कि अब जिसको कोरोना का जमाना चल रहा है, कोरोना का इतना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, उसमें क्या बोला जा रहा है कि साहब अपने आप को इम्यून बनाइए, अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब ये केमिकल खा के, जिससे हम बोलते हैं कि केमिकल जो होता है, दवाइयाँ जो भी होता है, उसमें कैंसर तक होने की संभावना है, जो हम कीटनाशक उपयोग करते हैं। तो इनसे करके हमारे में इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? हमें तो विष रहित जो केमिकल फ्री खाना होगा और ये केमिकल फ्री गो आधारित उत्पाद से ही प्राप्त हो सकता है। तो अब अपने को क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता पे ध्यान देना होगा, जिससे
कि हमें जो समस्त जो करना चाहिए हमारे शरीर को आवश्यक होते तक बराबर मिलते जाए और उनके दुष्परिणाम भी नहीं हो और हम स्वस्थ बने रहें, हमें जो है अस्पताल जाने की जरूरत ना हो। कई बात सामने आती है कि साहब जी जैविक उत्पाद बड़े महंगे होते हैं, ऐसा नहीं है। जैविक उत्पाद आपको कंपेरेबल कीमत में भी मिल जाएंगे। और फिर ये भी कहा जाता है कि साहब यदि अपन ने 10-20% ज्यादा भी भुगतान कर दिया तो आज तो हम थोड़ा सा भुगतान ज्यादा कर रहे हैं, परंतु हम दवाइयों के ऊपर पैसा जो खर्चा करते हैं उसके बचाव से ये हमारा बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो इसलिए उसकी तरफ ना जाइए, परंतु ये अब आप क्योंकि किसानों के बच्चे हैं, आपकी खेती बाड़ी है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा, ये तो मैं विस्तार से आपको बाद में बात करूंगा इनके ऊपर सब पे, परिवार के लिए पौष्टिक आहार स्वावलंबन करें। अब ये कैसे बनेगा? इसके लिए आपको अपने घर पे जो भी आपके खेत है उसमें 1.5 से 2 एकड़ जमीन अपने परिवार के रखिए, जिसको कि मैं बोलता हूँ गृह वाटिका बनाइए। जैसे कि शहरों में लोग किचन गार्डन बनाते हैं कि नहीं, और शहरों में अब लोगों ने काफी जो है रूफटॉप किचन गार्डनिंग अपनी छत पे भी जो है अपने लिए उत्पाद पैदा करने लग गए हैं। तो ये गृह वाटिका आपको अपने घर पे बनानी होगी। मुझे बड़ा दुख होता है जब किसान तो भाई जमीन है उसके पास है, खेती बाड़ी करता है, और जब वो गांव के बाजार लगते हैं तो उसमें बाजार में आके अपने लिए सब्जियां खरीदता है। अब जो सब्जियां आपको मिल रही हैं, आपको ये पता नहीं कि ये कहाँ से आई है, कितनी दूर से आई है, कितनी पुरानी है, और इसमें रसायनों की भरमार होती है। अरे भाई, आप स्वयं किसान हैं, आप अपने लिए सब्जियां पैदा नहीं कर सकते, आप अपने लिए अनाज पैदा नहीं कर सकते, दलहन पैदा नहीं कर सकते, तिलहन नहीं पैदा कर सकते, तो फिर कैसे किसान? इसलिए आपको अपनी गृह वाटिका बनाना होगी। गृह वाटिका का विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे, परंतु एक आंकलन मैंने लगाया है कि 1.5 से 2 एकड़ यदि जमीन आप अपने लिए कर सकते हैं तो आपको सब्जियों के साथ अनाज, दलहन, तिलहन और सभी तरह के जो फल जो अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन जो आपके क्षेत्र की है उसमें हो सकते हैं, सब नियमित रूप से मिलेंगे। और इस तरह से आपको स्वास्थ्यवर्धक जो परिवार है उसको स्वास्थ्यवर्धक आपका आहार मिलेगा, और उसको फिर मेरा अपना जहाँ तक वह है उसको जो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी के साथ आपको आर्थिक स्वावलंबन भी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई 1.5-2 एकड़ में आपके घर की सब चीजें पूरी हो गई। अब आपको क्या चाहिए? आपको इसके अंदर साबुन चाहिए, आपको इसके लिए नमक चाहिए जो आप अपने खेत पे पैदा नहीं कर सकते। तो उसमें और फिर बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना है, स्कूल भेजना है और दूसरे खर्चे हैं, तो उसके लिए आर्थिक स्वावलंबन होना जरूरी है। परिवार के जो भी आपका उत्पादन कर रहे हैं, 1.5-2 एकड़ में भी आपको इतना उत्पादन होगा तो इससे अतिशेष जो बचेगा उससे आपको आर्थिक स्वावलंबन होगा, और उससे आप परिवार के अतिरिक्त जो है खर्चे की व्यवस्था कर सकते हैं। अब ये भी है कि आपके पास कोई ये तो है नहीं कि 1.5-2 एकड़ जमीन है, ज्यादा जमीन भी होगी। अब वही होता है कि मैं जब भ्रमण पे जाता था, विशेष रूप से जब छत्तीसगढ़ का एरिया मेरे पास था तो मैं जाता था, और छत्तीसगढ़ में जब लोगों से वो चावल इतने सुगंधित होते थे, भाई मैं उनसे पूछता था, जब उनके घर भी कभी कभी खाना खाया तो मैं पूछता था ये चावल कहाँ थे? बोले साहब ये तो हमारे घर के पीछे जो है वो उसमें से है। और वो दूर खेत जो बताते थे मेरे को साहब, वो दूर खेत है, वो हमने बाजार के लिए रखा है। मतलब आप तो अच्छा खाएंगे और बाजार में जो बेचना है उसमें सारे केमिकल डाल के जहर बेचेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि जो अतिरिक्त जमीन है उसके अंदर भी आप गो आधारित रसायन रहित खेती करके जो उपभोक्ता है उनको भी स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद उपलब्ध कराएं।
अब अपने को एक ध्यान और रखना है, क्योंकि जब अपन विपणन की बात कर रहे हैं, अधिकतर क्या होता है कि हमारे यहाँ गेहूं हुआ, चावल हुआ, जो भी पैदा हुआ हमने सीधे ले जाके बेच दिया। चना हुआ तो चने के रूप में बेच दिया, मसूर हुई तो मसूर, मतलब दालें भी दालें बनाए बिना सीधे बेच दिए। तेल का तिलहन पैदा की तो बिना तेल निकाले सीधे बाजार में तिलहन भेज दिया। तो ये सारी चीजें, सब्जियां आप ले जाते हो तो मंडी में बेचा है, अब मंडी में बेचा है तो इसका लाभ कौन लेता है? इसका लाभ तो बिचौलिया ही लेता है। मैं एक बहुत उदाहरण देता हूं कि साहब गेहूं पैदा करने में मुझे 6 महीने लगते, खेत की तैयारी करना, बोना, काटना, ये सब करना, और गेहूं मेरा बिका किस भाव? 2000 के भाव। जो सपोर्ट प्राइस में मिल गया तो 2000 के भाव बिका। अब इस 2000 के भाव में आप सोचिए कि जो 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 है, जिसने आटा बना दिया, मैदा बना दिया, दलिया बना दिया, उसको तो 4000, और उसके अंदर थोड़ा सा उसने उसको वो बना दिया मल्टीग्रेन, मतलब उस गेहूं के अंदर उसने गेहूं वो आपका मिला दिया, ज्वार मिला गया, मक्का मिला दी, बाजरा मिला गया, कोदो, कुटकी, जो कि सब इस गेहूं की कीमत से कम है, परंतु वो मल्टीग्रेन, जैसे अपने यहाँ बिर्रा खाया जाता है ना, बिर्रा तो बहुत प्रसिद्ध है कि गेहूं में अपन ने चना मिला के बिर्रा बना लिया। ज्वार की रोटी अलग बनाते, मक्के की रोटी अलग बनाते, यहाँ सब मिला दिया और उसको मल्टीग्रेन बना दिया। और फिर वो 50 रुपए 60 रुपए में एक वो देख रहा था, उसमें उन्होंने 11 मिला दिए, और 11 मिला के उसकी कीमत रख दी 200 रुपया प्रति किलो। तो ये तो आप अपने घर कर सकते हैं। और फिर आज हर आदमी चाहता है कि उन्हें बिना पॉलिश का चावल मिले, बिना पॉलिश की दालें मिले, और वो गेहूं भी जो आटा मिले वो सब चक्की आटा मिले, जो बाजार में बिका ना चक्की ब्रांड, वो चक्की में थोड़ी पिसता भाई, वो तो बड़े बड़े मिलों में पिसता है, और उसमें फिर जो अपन ऊपर का चापड़ बोलते हैं वो तो निकल जाता है, तो अपने को तो आटे के बजाय मैदा मिलता है। तो मेरा इस सब का बताने का उद्देश्य ये है कि आप अपने घर पे गृह आधारित प्रसंस्करण यूनिट लगा, और ये गृह आधारित प्रसंस्करण यूनिट लगाएंगे तो सारा लाभ आपको ही मिलेगा। और इसके अंदर तो गांव की महिलाएं हैं, आपके परिवार की महिलाएं हैं, सबको रोजगार मिलेगा, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं मिलेगी, कीमत भी अच्छी मिलेगी। अब यदि मुझे पॉलिश रहित दाल बनाना है तो वो तो कम हो गया ना, दालें तो अपने यहाँ बनाते रहे, आज भी बनाते हैं गाँव में, और जो हम बाजार से दाल लाते हैं और गांव की दाल लाते हैं उसमें बहुत अंतर है। तो इसलिए आपको ये बनाना होगा, और ये सब कर लेंगे तो फिर क्या है, आपको जो मार्केट की बात है, जो मार्केट वाली बात है कि मार्केट की दिक्कत नहीं आएगी, मार्केट की दिक्कत नहीं आएगी, आगे बढ़ा, मार्केट की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो मार्केट के लिए आपको, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि फैमिली फार्मर, फैमिली डॉक्टर, जैसे फैमिली डॉक्टर अपन रखते हैं, फैमिली डॉक्टर का जो सिद्धांत है वो अपनाना पड़ेगा, और उसके अनुसार आप ये देखिए कि परिवार को उसको जोड़ना होगा, जो भी उपभोक्ता है उसको अपना परिवार का सदस्य बनाइए। और जैसा अपन क्या करते हैं, फैमिली डॉक्टर होता है अपने पास, फैमिली डॉक्टर बनाम पारिवारिक किसान। अब अपने को ये रखना है, तो पारिवारिक किसान का मतलब है कि अपन पारिवारिक डॉक्टर रखते हैं, और डॉक्टर हम हमेशा तो बीमार नहीं पड़ते, पर उससे बड़े अच्छे संबंध रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम बीमार पड़े तो भाई उसके पास जाएंगे, वो मेरा फैमिली डॉक्टर। मेरे को जो है, यदि उसके बस की बात नहीं है, फ्रैक्चर हुआ है तो वो एक्सरे वाले के यहाँ भेज देगा, मुझे और तकलीफ है तो वो ट्रीटमेंट कराने के लिए भेज देगा। मतलब इस तरह से फैमिली डॉक्टर जो है आपको सलाह देता रहता है। अब यदि आप फैमिली फार्मर है, मैं हर उपभोक्ता को बोलता हूँ कि अपना फैमिली फार्मर बनाओ, जो आपके लिए विष रहित
सारी चीजें उपलब्ध कराए। अब ये फैमिली फार्मर जो है अकेला हो सकता है कि सारी चीजें आपके लिए पैदा ना कर पाए, तो ये जो है अपना ग्रुप बना सकते हैं, और ग्रुप बना के ये प्रयोग हम बड़े अच्छे सफलतापूर्वक कर रहे हैं कि ग्रुप बना के यदि 10-15 जो आजकल तो प्रोडक्शन कंपनी भी बनने लग गई है, ग्रुप भी बन रहे हैं, तो ये अपने में से कोई भी एक दो आदमी लाके एक निश्चित जगह पे अपना उत्पाद उपभोक्ता को उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर उसके यहाँ उसके घर पे भी होम डिलीवरी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ताजा जो आपका रसायन रहित उत्पाद मिलेगा, किसान को, हर किसान को बाजार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी बचत होगी। ट्रांसपोर्ट में एक वाहन भी वो खरीद सकता है ग्रुप, और उसमें ला सकता है। फिर जो आपका जो है सीधे उपभोक्ता को उपलब्ध करा रहे हैं आप, तो सीधे उपभोक्ता को उपलब्ध कराने का मतलब ये हुआ कि बिचौलिया नहीं है। जो बिचौलिया को जो जाता था कमीशन, वो सीधे की सीधे जो आपको मिलेगा और उपभोक्ता को मिलेगा। तो इस तरह से जो कीमत जो है, कीमत भी नहीं बढ़ेगी, और आप एक अच्छी भाव पर जो ये कीमत पे आप उपभोक्ता को सामग्री उपलब्ध करा सकें। अब ये जो हमारा है, इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, इसको बाद में चर्चा अपन करेंगे। पर इसके साथ ही मैं आपको मतलब उस दीनदयाल स्वराज योजना के जो भी रोजगार है, उन सब पे जाने के पहले ये भी बता देना चाहता हूँ कि साहब, हमें ये खेती में जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ओर बढ़ना पड़ेगा। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब ये है कि कृषि और कृषि के साथ जुड़े हुए समस्त चीजें, जैसे गोपालन है, मुर्गी पालन है, मशरूम पालन है, इन सबको भी अपने साथ में जोड़ना पड़ेगा, इनका उत्पादन करना पड़ेगा, और इसकी फिर आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अब ये जो भी है, आप जो जुड़े हुए हैं, विस्तार से अपन जो स्वराज की बात करेंगे, स्वरोजगार की बात करेंगे, परंतु इसके पहले मैं ये चाहूंगा कि आप मेरा फोन नंबर नोट कर लें, 9826057424। डॉक्टर गोपाल सिंह कौशल, पूर्व संचालक कृषि। आपको कभी भी कोई भी संदेह हो, कोई भी जानकारी लेना हो, तो आप उससे सीधे बात कर सकते हैं, और जो भी शंकाएं समाधान है उसको भी अपना सुलझा सकते हैं। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि ये 10 दिन का जो कार्यक्रम चलेगा, इसके आखिरी दिन या उसके एक दिन पहले फिर मैं आपसे बात करने आऊँगा, पूरे कार्यक्रम पे बात करूँगा, और उसके बाद जो आपको जो वर्मी कंपोस्ट वाला टॉपिक है उस पे भी उस दिन बात करूँगा। तो उस दिन तक यदि आपके पास कोई भी शंकाएं आती है, तो आप शंकाएं मुझे भी वो कर सकते हैं, या फिर ये अकादमी में भेज सकते हैं, जिनका कि मैं समाधान उस दिन आपको कर सकूंगा। तो मैं सोचता हूं कि ये प्रारंभ के लिए, प्रस्तावना के लिए काफी कुछ है। इसका आप मनन करिए, इस पे ध्यान दीजिए, और फिर इसके बाद हम जो अब बात करेंगे, ये आपका जो भी इसमें हम विस्तार से जो बात करने वाले हैं, उसमें परिचय सत्र में जो भी जितने भी आइडेंटिफाई किए हैं, चिन्हित किए हैं रोजगार, उनके बारे में आपसे बात करेंगे। परिचय सत्र। अब ये आपका कृषि क्षेत्र आधारित स्वराज के अवसर।
अब आप ये समझिए सत्र का उद्देश्य क्या है। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र से स्वरोजगार के अवसरों से परिचय कराना कि कौन कौन से उद्देश्य हैं, रोजगार है जो हम कृषि क्षेत्र में कर सकते हैं और उनको अपन कैसे करें। इसमें आपको रोजगारों का विस्तृत विवरण और उनके महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें आपको कृषि आधारित व्यवसायों का आर्थिक महत्व बताया जाएगा और इसमें आप संभावित रोजगार, स्वरोजगार आपके लिए भी और आपके साथियों के लिए भी रोजगार की बात बताई जाएगी। जो भी विषय विशेषज्ञ आएंगे आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे और ये विस्तृत जानकारी आपको अपने रोजगार स्थापित करने के लिए बहुत लाभदायक होगा। मैं तो यही चाहता हूँ, देखिए अब अपन इतने पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं, रोज बात कर रही हूँ साहब हमें रोजगार नहीं मिलता, हमें काम नहीं मिल रहा। और मैं कह रहा हूँ भाई, यदि आप खेती से जुड़े हुए हैं, आपके पास जमीन है, थोड़ी जमीन भी है, आज जो है आप ये पेपर भी पढ़ते होंगे, व्हाट्सएप का उपयोग भी कर रहे हैं, बहुत सारे जो मीडिया हो गए हैं, हमारे पास जानकारी मिलती रहती है और जिसमें कई जो है बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के, कोई मल्टीनेशनल में काम कर रहा था, कोई अमेरिका में काम कर रहा था, कोई दिल्ली, बेंगलोर, पूना, यानी बड़े बड़े में अच्छे तनख्वाह पे काम कर रहे थे। जो एमबीए है, इंजीनियर है, कई लोग उसको छोड़ के अपने जो जिनके पास खेती है वो खेती में वापस लौट रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो लोगों से जो आप कहना चाहिए बटाई पे लेके, सालाना किराए पे लेके या फिर धीरे धीरे एक एक दो दो एकड़ से भी शुरू करके आज वो स्वावलंबी है और वो दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। अब आप सोचिए, बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ के जिसके पास खेती नहीं है वो अपनी खेती करने आ रहा है। आखिर ऐसा क्या है खेती में? क्योंकि हम खेती करते चले आ रहे थे, जैसे मैंने बताया कि 10 से 12 हजार वर्षों पूर्व से हम खेती करते चले आ रहे थे और खेती हमारी कहना चाहिए स्वावलंबी थी। किसान अपने आप पे निर्भर था और अपनी खेती अपने हिसाब से वो करता था। अब जनसंख्या बढ़ी, मांग बढ़ी, उसके हिसाब से उत्पाद भी बढ़ाना है तो हमें उसमें नई तकनीकी भी लाना पड़ेगी और ये तकनीकी आप ही ला सकते हैं। अब आप देखिए, इस कोरोना काल में भी जितने भी हमारे कहना चाहिए गांव के मजदूर थे वो गांव बड़े बड़े शहरों में चले गए और जब वहां लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ, उस लॉकडाउन से वापस लौट के वो अपने गांव में आए। उनने कहा कम से कम मेरे गांव में मेरे को रोटी तो मिलेगी, भली वो सारी सुविधाएं ना बने परंतु मैं यहाँ पे भूखा नहीं रहूंगा, खाने को मिल रहेगा। और आज बहुत से जो प्रवासी थे वो अब अपने जो है गांव में ही रह के अपनी खेती को बढ़ाना चाहते हैं। ये इसलिए जरूरी है कि आप इससे सीख सकें कि आपको जो है रोजगार तो करना है पर खेती से जुड़ी रहना है और आपको ये भी नहीं सोचना है कि मैं आज यदि मान लो एग्रीकल्चर में बीएससी कर रहा हूँ, एमएससी कर रहा हूँ तो इसके बाद मैं नौकरी पे जाऊंगा। नौकरी तो कुछ ही लोगों को मिल सकती है, परंतु आप अपने खेत पे यदि काम करते हैं तो आप स्वावलंबी होंगे। अपना जो कहना चाहिए दिनचर्या, कार्य, सारी चीजें निर्धारित करने के लिए आप स्वयं सक्षम होंगे। आप स्वयं जो है आपको दूसरे की उसका नहीं रहेगा। नौकरी करने जाओगे तो दूसरे के आदेश पे ही काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप स्वयं
अपने आप के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं, गांव के लिए उदाहरण बन सकते हैं। और जो कुछ भी आपने पढ़ा है, लिखा है, एडवांस टेक्नोलॉजी सीखी है, और जो आपको अब ये मिल रहा है, क्या कहना चाहिए, रोजगार से अवसर मिल रहा है, तो उसको उसकी सहायता से और अधिक अपने को बढ़ा सकते। अब मैं आज ही मैंने देख रहा था कि राजकोट में एक किसान, जो आज ही उसकी स्टोरी आई है, स्टोरी तो रोज बहुत आती है पर आज ही आई है, और वो किसान रोडवेज में नौकरी करता था। रोडवेज में उसको तनख्वाह इतनी नहीं मिलती थी कि उसका परिवार ठीक से चल पाए। वो रोडवेज की नौकरी छोड़ के आ गया। अब नौकरी छोड़ने के बाद उसने 2-3 काम शुरू किए, उन कामों में सफल नहीं हुआ। उसने कपड़े का व्यापार भी किया, दूसरे व्यापार भी किए, परंतु वो उसमें सफल नहीं हो पाया। और उसको कई दिन ऐसे निकले जब उसको मक्का, जो मेज है, मेज खा के अपने दिन निकालना पड़े। अब आप सोचिए, उसके दिमाग में आया कि जब ये मक्का खा के, मेज खा के मैं जो है, जो आपका जिंदा रह सकता हूँ, तो मुझे अपनी जो खेती है उससे जुड़ना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उन्होंने कहा मैं अब खेती पे करूँगा। शुरू में उसने जो भी अपना ट्रेडिशनल उत्पाद करता था, उस उत्पाद से उसको इतनी आमदनी नहीं हो पाई कि वो अपने परिवार को चले। फिर उसको ध्यान गया कि भाई ये मक्का, आखिर मैंने ये मक्का लगाई, और इस मक्का से जब मेरा पेट भर सकता है तो मेरे परिवार के लिए भी अच्छा। तो उसने मक्का की कई किस्में लगाई, और कई किस्में लगा के फिर बेबी कॉर्न आता है, स्वीट कॉर्न आता है। आज बेबी कॉर्न का जो करता है वो उसका सूप भी बनाने लग गया, और उसके पास शहर में अपनी 2 स्वयं की दुकानें भी वहां पर लगी, अपने साथियों से भी उत्पाद करवाता है। मतलब इस तरह से आप देखिए, क्योंकि मैं ये हमेशा कहता हूं कि किसान अपने आप में बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। उसको यह मत समझिए, आखिर इतने वर्षों से हमारी खेती चलती चली आई, हमारी जमीन सुरक्षित रही, तो ऐसे तो नहीं रही। तो किसान अपने आप में बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, और जो भी वो करता है वो उसके प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि बहुत सी चीजें हमारे पास लिखित में नहीं है, पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक वो लगातार हमारे पास आती रही, बनी रही। तो इस तरह से उसके अंदर जो आपको इससे आपको बल मिलेगा कि जब एक क्लीनर रोड में नौकरी करता था, उस सबको एक निश्चित आय तो उसकी होती थी, तनख्वाह भली कम थी, पर उसको छोड़ के अपने गांव में अपने तरीके से उन्नत खेती करके, उन्नत चीजें पैदा करके अपना स्वयं का व्यवसाय खड़ा कर सकता है। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके पास जमीन है। मेरे को पता है कि कई लड़के हैं, कई विद्यार्थी हैं जिनके पास बहुत जमीन है, फिर भी वो गांव नहीं जाना चाहते, नौकरी करना चाहते हैं। तो नौकरी का मोह छोड़ो, स्वरोजगार योजना अपनाओ। दीनदयाल जो कार्यक्रम है उसके अंदर आपको बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध है, परंतु इन सुविधाओं के साथ, रोजगार करने के साथ मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप खेती से ना जुड़े। खेती से जुड़े तभी जाके आप कृषि आधारित रोजगार कर पाएंगे और उसको बढ़ा पाएंगे। अब इसमें जो आप देखेंगे, हमने जो 5 टॉपिक अभी इसमें रखे हैं, उसमें है कृषि क्लिनिक, फूलों का व्यवसाय, जैव आधारित रसायन रहित खेती, मिट्टी एवं जल परीक्षण और नर्सरी व्यवसाय। अब इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है।
मैं जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कर रहा था, मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगा और इसमें जो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। अब ये कृषि क्लिनिक है। अब आप देखिए कृषि क्लिनिक में जो विशेषज्ञ आएंगे वो आपको क्या देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें कृषि क्लिनिक वाले से क्या मिलेगा। हाँ, और उस कृषि क्लिनिक में हमको क्या खर्चा होगा, क्या उससे हमारी आमदनी की संभावनाएं रहेंगी, ये सारी चीजें उसके अंदर मिलेगी। तो आप उसको देख लीजिए। अब उसको अपन देखते हैं एक एक को लेके कि वो कैसा वो करेगा। इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग का निकाल के उस पर फिर बाद में लगाएंगे। तो उसको जो है आप अच्छे से समझेंगे और उसको अपन करेंगे। अब आप देखिए कृषि क्लिनिक, इसको देखना होगा कि भाई स्थानीय आवश्यक पूर्ति तो प्रोत्साहित करना है। स्थानीय आवश्यकता क्या हो सकती है। अब कृषि क्लिनिक में आप उपलब्ध करा सकते हैं कृषि या खेती से उपयोगी सामग्री, उपकरण, आदान, जैसे खाद हुआ, बीज हुआ, वृद्धि रेगुलेटर है, फसलों के बीज है, प्लांटिंग मटेरियल है, गेटी फावड़ा स्प्रे, जैसी दुनिया भर की चीजें जो है उसको आप उपलब्ध करा सकते हैं। जिसको हमने एग्रो सेंटर भी है, पहले भी बहुत सारे खोले थे, काफी लोगों ने इसको लिया, उपयोग किया। तो इसकी बात कर सकते हैं। दूसरा है पशुओं के लिए फीड। आप पशुओं के लिए फीड, अब देखिए आज जो अपन दूध की बात करते हैं, दूध में भी हम स्वावलंबी हैं, पर दूध उत्पादन के लिए हमें हरी खाद की जरूरत पड़ती है। अब हरी खाद साल भर मिलती नहीं है। अब इसके लिए आप जो साइलेज बड़ा फेमस हो रहा है, बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है कि भाई साइलेज बना के अपन ने बैग में उपलब्ध करा दिए, खली बना के उपलब्ध करा दी, उसको इंक्रीज कर दिया इसके कि उसके अंदर ज्यादा वो मिले। अब जो केटल फीड है, अब कंसंट्रेट के लिए लोग ठेके पे मक्का पैदा करवा रहे हैं। मक्का वो किसान के खेत में जाते हैं, वहां से काट के ले आते हैं, उसको उसकी कीमत देते हैं और उसको कीमत देके ये जो अपना जो इकट्ठा करके रखते हैं साइलेज, फिर वो समय समय पे जो भी पशुपालक हैं उनको उपलब्ध कराते रहते हैं, जिससे कि आपको जो है साल भर वो मिलता रहे। एक अभी एजोला बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, एजोला का आप उत्पादन कर सकते हैं और किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जो पशु है, पशु आहार है, पशु आहार कई कंपनी भी बना के देती है। अब आप यदि स्थानीय तौर पर ये पशु आहार उपलब्ध बना के देंगे तो सस्ता भी पड़ेगा, किसान को, गोपालक को भी लाभ होगा और आपको। अब जो मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कर रहा था, उसके अंदर इंटीग्रेटेड फार्मिंग में मछली पालन भी आ जाता है, ये खाद बनाना, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद जो है, केचुआ खाद, दाने कंपोस्ट, बहुत सारे तरह के टॉनिक है, कई तरह की चीजें आ जाती है। हालांकि मैंने अपने शुरू में ही बोला कि मुझे तो अपनी खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट, केचुआ वगैरह जो है ये बाहर से नहीं चाहिए, ना बाहर से टॉनिक चाहिए, मेरे को तो अपने खेत पे ही बनाना है। परंतु जब आप आउटलेट खोलेंगे तो अब शहर में बहुत से हैं जिनको अपना किचन गार्डनिंग करते हैं, गमले में फूल लगाते हैं, उन सबको तो वर्मी कंपोस्ट बाहर से लेना होगा, तो वो आपसे ले सकते हैं। मछली पालन, इसके साथ में मशरूम, इन सब चीजों को इसके अंदर जोड़ा जा सकता है। यदि आज की उसमें टाइम मिला तो मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। अब इसके अंदर कृषि क्लिनिक, कृषि बाहुल्य क्षेत्र, यानी जहाँ पे भी हो, शहर में भी यदि होगी तो जो शहर गाँव के किनारे वाला एरिया है उसमें खोलना होगी, और वहाँ से जिससे कि किसानों को पास पड़े,
किसान वहां तक आ सके, या जैसे सब्जी मंडी होती है, अनाज मंडी होती है, जहाँ पे गांव का लोग आता है वहां पर आके वो खोली जा सकती है। और इसकी तो उपयोगिता ये है कि हम यदि इसको विलेज क्लस्टर, जैसे हमारी ग्राम पंचायत है, बड़े बड़े गांव है, यदि वहां खोले तो और ज्यादा ये उपयोगी रहेगी और इससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। अब इसके आगे आप देखेंगे कि इसके अंदर कृषि विक्रय बाबत प्लान, अब उसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा, विस्तृत जानकारी एकत्र करना पड़ेगी कि भाई क्या लोगों की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है। जैसे कृषि इनपुट की आवश्यकता, उसकी पूर्ति का अनुमान लगाना होगा। सर्वाधिक उपयोग में आने वाली सामग्री का, कब कौन सी सामग्री ज्यादा मात्रा में लगती है और कब उसकी वो होना, तो ये सब इकट्ठा करना पड़ेगा। और यदि आसपास कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, तो उनसे जुड़कर भी आप जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। कई बहुत सारे कृषि मेले लगते हैं और अन्य मेले लगते हैं, वहाँ से भी आप जानकारी कर सकते हैं। ग्राम सेवक होते हैं क्षेत्र में, या दैनिक समाचार पत्रों में या गांव में पेम्पलेट बांट के भी आप जानकारी एकत्र करके अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। थोक डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या अन्य सामाजिक सप्लाई टाई अप कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको तो अब इसको सीधे थोक विक्रेता से जुड़ना होगा, जो स्वयं पालक है, स्वयं उत्पादक है, उनसे जुड़ना होगा और आप उनसे जानकारी एकत्र करके इसको आगे। अब ये कृषि क्लिनिक के कंपोनेंट में आपका आएगा कि यह निजी में है, किराए की दुकान पे है, विक्रय हेतु उपचार उपकरण जो भी आपके उपलब्ध होंगे वो कहाँ से उपलब्ध होंगे, ये सारी जानकारी आपको लेना होगी। ये सारी जानकारी उपलब्ध करना लेना होगी। फिर विक्रय हेतु सर्वे करना, जैसे मैंने बताया, कीटनाशक, फफूंद आदि, विद्युत लोटर कहाँ से लेंगे, उर्वरक कहाँ से लेंगे, बीज, पौध, बल्ब आदि, फर्नीचर, ये सब पानी की सप्लाई कैसे होगी, मतलब सारी डिटेल प्लानिंग अपने को करना होगी, तब कोई जाके आप इस पे आगे बढ़ सकते। अब इसमें जो है कृषि क्लिनिक प्रोजेक्ट का वित्तीय विवरण, अब इस वित्तीय विवरण में आपको ये देखना होगा क्या आपकी निवेश लागत होगी, फर्नीचर, वाहन, तराजू, जो भी लगना है, बढ़ने घटने वाले खर्चे लेना होंगे, जिसमें दुकान का किराया बढ़ता जाएगा, कम होता, जैसा भी होगा। कृषि सामग्री वित्त हेतु पैकिंग मटेरियल, प्लास्टिक के थैले, जिन पे सारी चीजें जो मुझे लगती है वो सब की लागत लेना होगी। उसको आपको विक्रय, वसूली, जो भी सामग्री आप ले रहे हैं उसका क्या आपने कॉस्ट लगी आपकी खरीदने में, उसके विक्रय में क्या होगा, आर्थिक लाभ आप देखें, कम से कम 20% तो मिलना ही चाहिए। तो इन सब को जोड़ के आप अपना इसको वो करें। अब जैसा वर्मी कंपोस्ट, दूसरा अपना जो है वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट जो है ये बहुत प्रचलित नाम हो गया है, केचुआ खाद। अब इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि शहर का 40 से 50% कचरा बायोडिग्रेडेबल होता है जो सड़ सकता है, और गांव में तो 60 से 70% कचरा आपका बायोडिग्रेडेबल होता है। अब इसके कई प्रोसेस हैं, इसके अंदर इसको अपन नाडेप बना के फिर वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। अब इस वर्मी कंपोस्ट को धीरे धीरे बढ़ावा तो मिल रहा है, परंतु जैसा मैंने कहा कि मैं तो कहता हूं कि किसान अपना वर्मी कंपोस्ट स्वयं बनाए और अपने खेत पे उपयोग करे। इसको आपको बाजार में बेचने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप ये जैविक खाद बनाएंगे
वर्मी कंपोस्ट या दूसरी तरह का खाद इसको अपने ही खेत पे बनाए उपयोग करे, तो इससे पैदावार आपकी साल दर साल बढ़ती चली जाएगी। तो ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल भी आपको देखिए, शहर का कचरा आप शहर में जब डंप इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ बनते चले जा रहे हैं। अब इन पहाड़ों का क्या किया जाए? जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली चंडीगढ़ के रास्ते पे तो आप ये देखिए कि वो ट्रक के ट्रक उसके ऊपर पहाड़ के ऊपर रास्ता बना के चले जा रहे हैं। अब जो कितना बड़ा जो होता चला जा रहा है। और एक आंकलन तो आया था कि ये पहाड़ कुतुब मीनार की हाइट से भी ज्यादा ऊंचे हो गए। तो इस तरह से तो इनको हम कहाँ तक वो करेंगे? जिनको बोल रहे हैं ना ट्रेंचिंग ग्राउंड, शहर के पास ट्रेंचिंग ग्राउंड होते हैं, वहां ले जाके कचरा डाल दिया जाता है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा, तो मैंने जगह को रोकने वाला, प्रदूषण फैलाने वाला है। तो ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है, मैं ये कहता हूँ कि शहर जो भी है उसके पास के गांव है उनसे इनको जोड़ दिया जाए, और ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ट्रेंचिंग ग्राउंड में डालने के बजाय जो सड़ने योग्य कचरा है वो गाँव में उपलब्ध करा दिया जाए, तो किसान इसकी खाद बना सकता है। उसके गांव में जो कुछ है, खेत में जो उसको कचरा निकल रहा है, सड़क के किनारे जो आपका जिसको हम बोलते हैं वीड्स, अनावश्यक जो भी ग्रीनरी है, उस सब का खाद बना सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि साहब ये तो कचरा है। मैं कहता हूँ कि खेती के लिए तो मुझे कचरा ही चाहिए, क्योंकि जब मैं ये जो रसायन रहित खेती की बात करता हूँ तो उसमें मुझे गोबर, गोमूत्र और कचरा, ये तीन कंपोनेंट बहुत ही आवश्यक है। इन तीन कंपोनेंट का उपयोग करके मैं इस कचरे को बड़े अच्छी तरह से उपयोगी बना सकता हूँ। अब इसको बनाने के लिए अपने को उद्देश्य जो है, जैविक खेती के महत्व को लोगों करना होगा। गांव-गांव में मैंने जो बोला, जैसे फैमिली डॉक्टर, फैमिली फार्मर वाला सिद्धांत, और जो रसायन से नुकसान है उनके बारे में बताना पड़ेगा। जैविक खेती के लाभ बताना पड़ेंगे, और जो जैविक उत्पाद है उसके लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना पड़ेंगे, क्योंकि अब तो उपभोक्ता भी बहुत जागृत हो गए। और जैसा मैंने कहा कि इस कोविड के कारण जो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं हम, उसके कारण जो जागृत नागरिक हैं वो तो अब इसको लेने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। तो उसको जो आपको जैविक खेती के महत्व को बढ़ाना होगा। जब महत्व बढ़ेगा तो उत्पादन में लगने वाले फिर ये अपना जो भी है वो होगा। और अपने को ये भी देखना होगा कि वर्मी कंपोस्ट यदि मैं बना रहा हूँ तो उसका अध्ययन करके अपने को बताना पड़ेगा कि साहब ये जो है इससे जो है मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है, और ये अपने आप में जो मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अब इन केचुओं का जो बात आ रही, केचुए हमारे दो तरह के हैं, एक विदेशी है आइसोनिया फोटोटो कहलाता है, एक अपने देसी है। अब ये केचुए जो है, ये कछुए अपने जो मुर्गी पालन है, मुर्गियों के मछली पालन, इन सब के बड़े प्रिय भोजन है। तो इनका उत्पादन करके आप इनके जो मुर्गी पालन, मछली पालन वालों को भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो एक जो इस तरह से एक पूरी चेन अपनी बनती चली जाएगी, और इस चेन के माध्यम से आपका उद्देश्य जो कहना चाहिए, आपका जो क्लिनिक है, आपका जो रोजगार है वो बड़ा हो जाएगा। अब इनके लिए जगह देखना होगी कि भाई कहाँ है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आप किसान हैं, आपका सबसे बढ़िया जो एरिया है आपका खुद का खेत है। अब आजकल जो है जैसे मध्य प्रदेश की शासन बहुत सारी गौशालाएं खोल रही है। अब इन गौशालाओं में गोबर निकलता है, गोमूत्र निकलता है,
और कचरा भी निकलता है। तो ये जो है वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करने के लिए सबसे बड़ा जो कहना चाहिए कच्चा माल या रॉ मटेरियल है। अब इस कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को आप उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने तो जो है सन 2002 में इस प्रदेश में जो भी गौशाला है जिसके अंदर अयोग्य पशुधन रखे जाते हैं, जो किसी काम पे नहीं रहते, उनके लिए योजना बनाई थी, जिसमें हमने जो है 90% अनुदान पे गौशालाओं को बायोगैस प्लांट जो है 35 घन मीटर से लेके 110-20 घन मीटर तक के बनाने के लिए पैसा उपलब्ध कराया था और वो सफल रहे। अब इससे क्या होगा कि जो है गौशाला है, ये गौशाला भी अपना आत्मनिर्भर बनेगी। इनसे आप कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं और अपने खेत में बना सकते हैं, या इन गौशालाओं में ही अपना तकनीकी ज्ञान देके वही उत्पादन करवा सकते हैं और उसका मार्केटिंग आप स्वयं कर सकते हैं। अब इनके लिए जैसे ग्रामीण खेत के आसपास शहर के स्थान सबसे बढ़िया है। नर्सरी बहुत बढ़िया चीज है, नर्सरी में तो कच्चा माल बहुत मिलता है। और फिर ये वर्मी कंपोस्ट जब आपके पास आदमी आए तो उस किसान को, क्योंकि आपके पास किसान भी आएंगे, शहर वाले भी आएंगे, तो शहर वालों को भी जो उनके घर में कचरा निकलता है उससे वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाना है वो भी आप सिखा सकते हैं और इसको एक बहुत बढ़िया रोजगार का काम दे सकते हैं। अब इसमें जो है इनका प्लांट बनाना पड़ेगा आपको कि इसको रोपड़ी किसानों को कैसे प्रदाय करने के लिए आप उनसे ऑर्डर प्राप्त करें, समय समय पे उपलब्ध कराएं, आगे कैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार अपना उत्पादन करें। ये सारी चीजें जो आपके विषय घर जाएंगे, क्योंकि ये विषय तो मैं ही लेना चाहूँगा जिसमें बाद में आपको पूरी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, परंतु ये चीजें जिनको अपने को ध्यान रखना होगा और उसको अपन अपने आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए। इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें आपका कितना का वो प्लांट साइज कितना चाहिए, टैंक या पिंजरे कैसे बनाना है, जैविक कचरा कहाँ से आएगा, केचुआ कहाँ से आएंगे, उपकरण जैसे ठेला ट्राली फावड़े खाली ये सब कहाँ से आप लाएंगे। नहीं, अब तो अभी आप एक ब्रेक करेंगे ना, करना है 1 घंटे के बाद ब्रेक करिए। कुछ क्वेश्चन है सर, इसके जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन आ रहा है? एक क्वेश्चन आया है, बाकी तो कुछ पूछा है साहब। मुझे गज के लिए अच्छी जमीन भी तो जरूरी है, तो सबके लिए अलग अलग जीवाणु की आवश्यकता की जरूरत होती है। के लिए अच्छी जमीन भी तो चाहिए और सबके लिए अलग अलग जगह। देते जवाब? चलिए। अभी एक प्रश्न आया है कि साहब इसके लिए आप उपजाने के लिए अच्छी जमीन भी चाहिए तो जरूरी है और उसके लिए अलग अलग जो है आपको और जीवाणुओं की भी आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जमीन तो सभी तरह की है। जो हमने कृषि क्लिनिक की बात की है,
आगे अपन वो लेबोरेटरी की बात करेंगे जहाँ टेस्टिंग की जरूरत है। तो जैसी जमीन है उसके अनुसार ही अपने को प्लान बनाना पड़ेगा और उस जमीन के अनुकूल ही हम जो